देखो जो हमने कल पढ़ा था उसमें से आज एक दो क्वेश्चन लेफ्ट हो गए थे इंटेक्स के। तो पहले मैं इंटेक्स से शुरुआत करता हूँ। देखो इंटेक्स में है ये 2.6 है, इंटेक्स का क्वेश्चन है ये इंटेक्स। इसमें देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, H2S a toxic gas with rotten egg like smell is used for the qualitative analysis। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसमें, इफ the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में आपको लिखना है गिवन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है और दूसरी चीज हमने देखनी है निकालना क्या है। पहले हमने निकालना है हेनरी लॉ कांस्टेंट और गिवन हमें क्या दे दिया है, गिवन हमें दिया है स्मॉल m 0.195 यानी मोलैरिटी, मोलैलिटी, और एक और वर्ड दे दिया यहाँ पे एसटीपी। ठीक है, अब ये एसटीपी का रोल क्या है, देखो एसटीपी का रोल क्या है कि जब हम हेनरी कांस्टेंट करते हैं ना, हेनरी लॉ करेंगे, तो आपको पता है हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पे जब एसटीपी आएगा तो एसटीपी में आपको पता है जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो होता है 1 एटीएम प्रेशर, या अगर बार में लिखेंगे तो 0.987 बार, ये याद रखना पड़ता है एसटीपी के लिए। ठीक है, तो प्रेशर हमें यहां से मिल गया, के एच हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। आपको देखो मोलैलिटी दी है और मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसको अब क्या करो, एक्सटेंड कर दो। मोलैलिटी का मतलब क्या हुआ कि 0.195 मोल ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के मोल हो गए, डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट देखो वाटर है, सॉल्वेंट इज वाटर, तो ये H2S गैस है, जो सॉल्यूट मींस H2S गैस, तो H2S गैस का जो मोल है वो है 0.95। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालेंगे हम, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। अब देखो H2S गैस के मोल दिए हुए हमें, इसीलिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो जगह 0.195 अपॉन 0.195 प्लस, अब वाटर के लिए वाटर का वेट दिया आपको 1000 अपॉन वाटर का मोलर मास होता है 18। इसको सॉल्व करेंगे 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.55, इस तरीके से हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आंसर आता है लगभग 0.0063 के आसपास आएगा। एक मिनट कंफर्म कर लेता हूं। तो ये आपका क्या है, ये अब इसकी वैल्यू को यहां रख दो, बस के एच आ जाएगा आपके पास। देखो के एच इज इक्वल टू क्या होगा, के एच इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन। प्रेशर आप बार में लिख सकते हो 0.987 अपॉन मोल फ्रैक्शन की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, इसको रखोगे आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये रिप्लाई करके बताओ मुझे, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। सर हम एटीएम में नहीं सर लिख नहीं सकते आया सर, पूरा एटीएम रिपीट कर दो। एटीएम में भी कर सकते हो आप लोग, दोनों में से, लेकिन आपको जो ज्यादातर प्रेफरेंस इसमें दिया हुआ है वो बार में दिया हुआ है। ठीक है, जो चीज देखो आपको पढ़ना है और उसको क्या करना है, अप्लाई करना है बस। जो जो चीज आपको दी है मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, फिर भी एक बार आपको बताता हूँ दोबारा। हमें कुछ देखो, हमने क्या निकालना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है, यानी के एच की वैल्यू निकालनी है। और के एच का आपको लॉ, हेनरी लॉ बताया है, क्या होता है हेनरी लॉ, पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। बस आपको प्रेशर कहां से मिलेगा, ये लिखा है यहाँ पे एसटीपी। तो एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर हो गया आपके पास 1 एटीएम प्रेशर, आपकी बुक में ज्यादातर जो है बार में दिया हुआ है 0.987 बार। आप दोनों में से किसी में भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट में एक चीज और है, इसकी यूनिट वही होती है जो प्रेशर की यूनिट होगी। अगर आप एटीएम में निकालोगे तो आंसर लिखोगे एटीएम, क्योंकि आपकी बुक में है बार में, तो फिर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, मैच नहीं होगा।
आपको लगेगा आपने आंसर गलत किया है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, यूनिट बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, देखो इसमें आपको मोलैरिटी दी है और यहां से आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो आपको मैंने बताया था मोलैरिटी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका। तो एक बार फिर से बता देता हूँ मोलैलिटी। अब आपको मोलैलिटी पता होनी चाहिए कि मोलैलिटी क्या है। मोलैलिटी मैंने आपको कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पे है गैस, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने दे दिए, 0.195, क्योंकि ये इतनी वैल्यू दी है इसकी। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने मोल H2S गैस है, कितने 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट का मतलब वाटर में। ये इसका मतलब हुआ। अगर मैंने कहा 0.195 m है, इसका मतलब हुआ कि इतने मोल H2S गैस इतना पानी में डिजोल्व है। तो मुझे इसे कैसे निकालना है मोल फ्रैक्शन में, तो मोल फ्रैक्शन में मैंने क्या फॉर्मूला निकाला, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं, 195, ये भी 195, प्लस वाटर के मोल्स नहीं दिए हैं, वाटर का वेट दिया आपको, तो वेट अपॉन मोलर मास। अब ये क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स। अब इसकी वैल्यू को रख दो आप, 195 अपॉन 0.195 प्लस 55.5, ठीक है। इसको सॉल्व करके लगभग 0.063 के आसपास आएगा। और अब आपको फॉर्मूला यहाँ पे है, तो के एच की वैल्यू क्या होगी, तो के एच इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर अपॉन ये। प्रेशर आप जो लोगे वही यूनिटी आएगी। अगर आपने 1 लिया है तो 1 ATM में आएगा, इसमें लिखोगे तो बार में आएगा, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया, वैसे ही रिप्लाई कर दो मुझे, मुंह से बोल के ही कर दो, यस नो। यस सर। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर, नो सर, नहीं आया। सर रिपीट कर दो एक बार। सर कौन सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी इंटेक्स का है क्वेश्चन। एक ये देखो जो अच्छा ठीक 2.7 है। है, 2.7 भी यही क्वेश्चन है सेम। 2.7 में आपको बताता हूँ, तो वो दोनों मैच है, लगभग सेम सेम है। 2.7 और 2.6 लगभग सेम है, अच्छा ठीक है। सर हाँ सर बताओ। एसटीपी की वैल्यू दे भी रहेगी या फिर हमें खुद ही नहीं, दिमाग में याद करनी है जो नॉर्मल वैल्यू होती है, जैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपके पास है 273 केल्विन, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 ATM प्रेशर, या बार में है, या फिर 298 केल्विन होता ये है ना। ये बेसिक याद होने चाहिए आपको, ये सब 11th में आता है आपके पास। तभी आपको सर मैं ये 273 होता है या 298? 273 होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है। ये आप एक बार चेक करो, अपने बुक में मिलेगा आपको स्टेट ऑफ मैटर्स में। जो इस घर का टेम्परेचर होता है हमारा रूम टेम्परेचर, वो होता है 298, जब हम कहते हैं अपने रूम का टेम्परेचर बताओ कॉमन। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करोगे तो वहां पे कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रखना है। ये सब 11th में है, तो मैं आपको 11th भी रिपीट करा दूंगा आगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2.7 में चलते हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर, आपको देखो हेनरी लॉ की वैल्यू दे दी है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज इतना पास्कल। अब देखो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू जो आपको दी है, सबसे पहले उसे लिखते चले जाओ, ये थोड़ा सा लेंथी है। के एच की वैल्यू दे दी आपको 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। अब आपको दूसरी चीज क्या है, कैलकुलेट द, देखो यहाँ पे है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। CO2 का क्वांटिटी मतलब वेट बताना है मुझे CO2 का, क्वेश्चन में CO2 का वेट बताना है। आगे लिखा है उसने 500 ml ऑफ सोडा वाटर, यानी वाटर, तो वाटर आपका हो गया सॉल्वेंट, तो जो सॉल्वेंट है उसका वेट है 500 ml। अब आपको क्वेश्चन में कभी गिवन नहीं होगा, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, यानी जितने ml है उतने ही ग्राम होंगे, बाकी किसी का नहीं होता वाटर को छोड़ के, ठीक है। और अब आपको उसने लिख दिया है व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM प्रेशर, यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा ये होता है 2.5 ATM। अब आपको ये ATM में दे दिया, ये पास्कल में दे दिया, आप इसको करोगे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले से चेंज करना है। तो ये भी याद रखना है आपको 1 ATM, ये भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल,
ये याद करने पड़ते हैं यूनिट जो सब 11th में आते हैं। पूरा बेसिक्स 11th में आता है, 12th उसका एक्सटेंड होता है। तो आपने अगर 11th को नहीं पढ़ा ढंग से तो आपको दिक्कत आएगी 12th में, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ बताई जाती है, 11th में बताई जाती है। अब बस फॉर्मूले को पुट कर दो बस। इसमें एटीएम में अगर पास्कल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हमारे पास रह क्या गया, हेनरी लॉ का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। हेनरी लॉ क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, प्रेशर मुझे पता है, के एच मुझे पता है, मोल फ्रैक्शन निकालो यहाँ से। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। जनरली हम क्या करते हैं, इसको इसी टर्म्स में ले लेते हैं, आगे बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है। तो इसको लेंगे हम तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब वेट ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2 अपॉन वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। ये हमने कई बार किया है। देखो अब वेट तो मुझे निकालना है, तो वेट को हम x मान लेते हैं। CO2 का मोलर मास होता है 44। देखो CO2 का मोलर मास कैसे निकालते हैं, C का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो 16 2 जा 32 प्लस 12 यानी 44 डिवाइडेड बाय, देखो वाटर का वेट आपको दिया हुआ है 500 और वाटर का मोलर मास हमने कई बार लिखा है 18। ठीक है, अब ये वैल्यू को यहाँ पे रख दो बस, यहाँ से आपको x निकल जाएगा। बाकी सारी वैल्यू पता है आपको, देखो प्रेशर आपको पता है, के एच आपको पता है, x नहीं पता है, बाकी ये सारी वैल्यू आपको पता है। तो आपको यहाँ से जो वेट ऑफ x होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत छोटा लॉजिकल क्वेश्चन है, एक बार देख इसको बताओ, ये समझ में आया आपको, ये और ये लगभग सेम है, कोई ज्यादा Yes, sir. difference नहीं। ठीक है, तो 2.6 एंड 2.7 हो चुके हैं। आगे फिर हम क्या करेंगे, कल परसों में आपको मैं सारे क्वेश्चन और टॉपिक को अपने रिवाइज करके पूछना है मुझे। जो जो टॉपिक आपको नहीं आएगा वो डाउट्स ऐसा नहीं चलेगा, उसमें आपको फिर से अगर कोई टॉपिक नहीं आया समझ में या कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसे दोबारा पूछो, लेकिन एक बार खुद ट्राई करके देखो। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ और लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आपने, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइज, ये इंटेक्स नहीं है, अब एक्सरसाइज है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले। 2 एलिमेंट्स हैं आपके पास, एक ए है और एक बी है। ठीक है, अब ए का फॉर्मूला देखो, इसके रिस्पेक्ट में जाएगा ये और इसके रिस्पेक्ट में जाएगा ये। तो ए का फॉर्मूला है AB2 और बी का फॉर्मूला है AB4। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि 20 ग्राम बेंजीन, बेंजीन मतलब सॉल्वेंट हो गया, इन दोनों को हमने 20 ग्राम बेंजीन में यानी WA है 20 ग्राम, और इसको भी हमने क्या किया, दोनों को 20 ग्राम में डिसॉल्व किया। देखो क्योंकि दोनों आ रहे हैं, व्हेन डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी दोनों को मैंने 20 ग्राम में डिसॉल्व किया। अब वो कह रहा है 1 ग्राम ऑफ AB2, तो 1 ग्राम का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट आपके पास है 1 ग्राम, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 K। तो ये लोअर का मतलब कितना चेंज हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट का कितना चेंज हुआ, 2.3। ठीक है, आगे लिख रहा है 1.0 ऑफ AB4, यानी इसका वेट भी उसने दे दिया 1 ग्राम, और ये कितना लोअर हो रहा है 1.3 केल्विन, तो डेल TF हो गया इसमें 1.3। अब क्वेश्चन क्या है, देखो ये कह रहा है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी KF की वैल्यू दे दी है 5.1, दोनों के लिए सेम होगा 5.1। कैलकुलेट द एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, ए का मोलर मास और यहाँ पे बी का मोलर मास। ठीक है, तो मुझे AB2 लिख दो इसे, और इसे लिख देते AB4। पहले मुझे मोलर मास निकालना है, उसके बाद मुझे एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको एक ही फॉर्मूला बता रहा हूँ कई बार, और वो आपने याद करना है, नहीं तो नहीं होंगे क्वेश्चन। देखो अब मैं फर्स्ट केस लेता हूँ, कुछ नहीं है, केवल आपने अप्लाई करना है, जिसको अप्लाई करना आता है वो कर देगा। देखो TF इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। देखो अब यहाँ पे मुझे ये वाली वैल्यू भी दी है, पहले केस में देखो 2.3 इज इक्वल टू KF की वैल्यू दी है 5.1, WB आपके पास दिया हुआ है 1 इंटू 1000 अपॉन MB आपको निकालना है, और WA आपको दिया हुआ है 20 ग्राम। बस
इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर मेरे ख्याल से आ रहा है 100 समथिंग आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, 100 के आसपास आ रहा है। तो अब क्या होगा, अब जो मैंने सेकंड पॉइंट है इसके लिए भी वही चीज करनी है सेम, इसके लिए भी जो फॉर्मूला यूज करना है वही करना है सेम, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ, ठीक है, इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये दोनों सेम फॉर्मूले, क्योंकि एक ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया, और तो बताया है ही नहीं। एक डेल टी एफ वाला, एक ये वाला है जिसमें माइनस है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इसको यहां लिख देता हूं बीच में। डेल टी एफ कितना है यहाँ पे देखो 1.3, तो 1.3 एक लाइन खींच देते, देखो 1.3 इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू दोनों के लिए सेम है 5.1 इंटू वेट डब्ल्यू बी का 1 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास, इसका भी निकालना आपको, और डब्ल्यू ए आपको दिया हुआ है 20। ठीक है, इसका आंसर लगभग 194 के आसपास आ रहा है कुछ। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसका भी मोलर मास निकाल लिया और इसका भी मोलर मास निकाल लिया। ठीक, अब देखो इसके आगे क्या स्टेप करना है, पहले सर वो यहाँ तक सेम समझ कैसे में हो आया? गई? हैं? यस सर आ गया। सर वो सेम कैसे हो गई, वो वैल्यू किसकी थी, वो के एफ की? के एफ तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी एक चीज के लिए। अच्छा के एफ मतलब क्या हुआ, मोलर आगे। डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक, अब देखो, अच्छा अब आगे हमने क्या करना है, एक दो स्टेप और आगे हैं बस। अब मैंने मोलर मास निकाल दिया, सपोज करो ए का 100 के आसपास आया ए वाले का, और बी का आया सपोज 194 के आसपास। तो मैंने क्या किया, पहले केस में क्या लिखा है, ए बी 2 लिखा हुआ है। अब इसको इक्वेशन में बना दो, ए का एटॉमिक मास प्लस 2b इज इक्वल टू 100, क्योंकि जो मोलर मास होगा वो क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास। मोलर मास होता है सम ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास का सम, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या है, ए बी 4, ए बी 4 का मतलब ए प्लस 4b इज इक्वल टू, सपोज ये 194 हो गया, तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब पहले मुझे ए हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो, जो एलिमिनेशन में। मैथमेटिक्स में करता हूँ, हाँ वैसे हो जाएगा। a प्लस 4b इज इक्वल टू 194 और a प्लस 2b इज इक्वल टू 100। तो ये माइनस 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 ये कट जाएगा, 2b इज इक्वल टू ये आ जाएगा लगभग 94 के आसपास। तो b इज इक्वल टू क्या हुआ, डिवाइड करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अब ये जो आंसर आया आपके पास, ये क्या है, ये है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ बी। तो बी का आ गया, अब ऐसे ए का निकालना आपको, तो बी की वैल्यू को यहां रखो, ए की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास। तो ये है एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला? बताओ, रिप्लाई करो, यस नो। यस सर। ओके, कोई ऐसा है जिसको नहीं हुआ? आगे बढ़ जाते हैं फिर। एक बार इसको देख लेना फिर दोबारा रिवीजन करने के लिए, और नहीं आता है तो परसों एक दो दिन में हम क्या करेंगे, पूरी रिवीजन करेंगे, जिसमें आपको कोई भी डाउट होंगे उससे दोबारा पूछना है मुझे। अगर कोई टॉपिक नहीं आया आपको समझ में आया, कोई कॉन्सेप्ट, तो उसे दोबारा पूछना मुझे। एक बार पढ़ के देखो उसे आज और कल में पूरा, परसों फिर हम डाउट सेशन लेंगे पूरा। अब देखो 2.24 में, बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होंगे, arrange the following in order of increasing solubility in n factor, सॉरी n octane। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखा है यहाँ पे, आपको दे दिया है n octane। तो ऑक्टेन क्या है आपके पास, सॉल्वेंट है। ठीक है, दिस इज सॉल्वेंट, n octane इज सॉल्वेंट। ठीक है, अब ऑक्टेन कैसा होगा, पोलर या नॉन पोलर? तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सब क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, यानी जो जैसा है उसे वैसे ही पसंद आता है। ठीक है, हर एक की टेंडेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं, सारे लोग अलग अलग टाइप के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हर एक की जो पसंद होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऑक्टेन नॉन पोलर है, तो ये किन लोगों को पसंद करेगा, जो नॉन पोलर होंगे, और किसको पसंद नहीं करेगा, जो पोलर होंगे। इसको पसंद करेगा और इसे पसंद नहीं करेगा। ठीक है।
ठीक है, अब मुझे चेक करना है, देखो KCl पता है तुम्हें हाइलिक आयनिक होता है, तो आयनिक होता है ना, पोलर नेचर होता है, तो KCl तो सबसे लास्ट में चला जाएगा क्योंकि KCl का सबसे ज्यादा हाईली पोलर है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखो CH3OH ऑर्गेनिक है और CH3CN भी ऑर्गेनिक है, लेकिन इसमें चार्ज होता है, इसमें माइनस चार्ज होता है, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, सॉरी इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होता है। तो ये बताओ कार्बन और नाइट्रोजन में से कौन ज्यादा पावरफुल होता है, बोल के ही बता दो जिसको ध्यान हो। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की, बिल्कुल सही का। तो ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल होगा तो इसमें चार्ज ज्यादा आएगा, यानी ये ज्यादा पोलर हो जाएगा किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। तो इसके बाद पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी? अल्कोहल की, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ज्यादा चार्ज डेवलप होगा। उसके बाद CH3CN, और सबसे लास्ट में कौन है? ये साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है? प्योर पोलर होता है। तो इस तरीके से इसको जो डिवाइड जो अरेंज करेंगे वो करेंगे पोलर। इसके बाद ये इसका पोलर नेचर होता है लेकिन लेस पोलर होता है, ये लीस्ट पोलर होता है, और ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो जो सॉलिबिलिटी के टर्म्स में ना ये उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा सॉलिबल कौन होगा? जो नॉन पोलर है। फिर ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि पोलर के साथ तो उसकी बनेगी नहीं बिल्कुल भी, उसको उसके किसके साथ अच्छी बनेगी? जो नॉन पोलर होगा। ठीक है, तो नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है, इसीलिए साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, और KCl क्या होगा? सबसे कम सॉल्युबल होगा, क्योंकि ये पोलर सबसे ज्यादा है और ये नॉन पोलर है। समझ में आया? 2.24 सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, और पोलैरिटी चेक करनी है, ये भी सब 11th में ही आता है, पोलर नॉन पोलर नेचर का। अब आते हैं हम 2.25 में, ये भी वही क्वेश्चन है सेम। देखो सर समझ नहीं आया। कौन सा नहीं आया समझ में? ये बताओ सर ये के 2.24 ये कौन सा है? के ऑक्टेन में कौन सा नेचर होता है? पोलर होगा या नॉन पोलर? नॉन पोलर। हाँ, तो नॉन पोलर में अच्छा डिसॉल्व होगा। तो अब हमने इन सब की पोलैरिटी चेक करनी है। अब मुझे पता है कि KCl आयनिक कंपाउंड होता है, तो आयनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा पोलर होते हैं क्योंकि इसमें प्योर प्लस और माइनस चार्ज होता है, तो ये सबसे ज्यादा पोलर होगा। तो जो पोलर होगा इसके साथ बनेगी नहीं, तो ये सबसे कम क्या होगा? सॉल्युबल होगा। अब मैंने कहा इन दोनों में से चेक करना है मुझे, क्योंकि ये तो बिल्कुल नॉन पोलर हो गया, साइक्लोहेक्सेन इज नॉन पोलर, तो साइक्लोहेक्सेन तो सबसे ज्यादा डिसॉल्व होगा। अब इन दोनों में से कैसे चेक करेंगे? तो हम देखेंगे कौन ज्यादा चार्ज वाला है। चार्ज का पता कैसे चलेगा? कि हमने देखा कि देखो बाकी सब कुछ सब कुछ सेम है, केवल यहाँ पे ऑक्सीजन डिफरेंट है और यहाँ पे नाइट्रोजन डिफरेंट है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में किस में ज्यादा चार्ज डेवलप होगा। तो हमने देखा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, यानी ऑक्सीजन में ज्यादा चार्ज डेवलप होगा, तो इसीलिए ये ज्यादा पावरफुल होगा, यानी पोलर ये ज्यादा होगा। जितना चार्ज ज्यादा होगा वो पोलैरिटी ज्यादा होगी, यानी अल्कोहल के साथ इसकी अच्छी बनेगी नहीं। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक के थ्रू। ठीक है ऋषभ, आया ये समझ में? रिप्लाई हो गया क्लियर? यस सर। अब देखो ये भी वही सेम है, ये भी कॉन्सेप्ट सेम है। Among us the following compounds identify which are insoluble, partial soluble और highly soluble with water। अब इसने उल्टा कर दिया, इसने कहा चलो अब मैं क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, अब मैं वाटर देता हूँ। तो वाटर आपको पता है पोलर नेचर का होता है। वाटर पोलर क्यों होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन में प्लस होता है, तो इसमें चार्ज जनरेट होता है, यानी पोलर है। तो जो पोलर होगा वो पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो उसी तरीके से। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो होती है। हाँ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, तो आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी लेकिन पोलैरिटी ज्यादा है इसमें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जैसे फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन फिनॉल क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड।
जैसे फिनॉल है, ये है फिनॉल आपके पास, ये बेंजीन रिंग बन जाती है, इसके ऊपर OH लग जाता है, दिस इज कॉल्ड फिनॉल। तो फिनॉल में ये वाला पार्ट कौन सा है? नॉन पोलर वाला है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये वाला पार्ट स्मॉल होता है और ये बड़ा होता है पार्ट। तो इसमें अगर ये डिसॉल्व होगा तो ये पार्शियली सॉलेबल हो जाएगा। पार्शियली सॉलेबल क्यों हो जाएगा? क्योंकि जिसके साथ वो डिसॉल्व हो रहा है वो तो छोटा सा पार्ट है, और ये वाला जो नॉन पोलर का पार्ट है वो बड़ा है, तो इसीलिए कम घुल पाता है, तो इसे कहते हैं पार्शियली सॉलेबल। फिनॉल पार्शियली सॉलेबल होगा वाटर के साथ, जबकि ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पे तो हम बोलेंगे तो हाईली सॉल्युबल होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इसका जो बड़ा पोर्शन है, जैसे सपोज करो ये है बड़ा पोर्शन और यहाँ पे OH है, अब आप किसी चीज को घोलोगे तो ये चीज तो घुलेगी नहीं ना, ये तो नॉन पोलर है, इसका तो वाटर से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन तो वाटर के साथ घुलते ही नहीं है। जैसे इसमें होगा C6H5OH, तो ये दोनों तो इसका तो वाटर से मतलब ही नहीं है, और ये बड़ा पोर्शन भी है क्योंकि C6H5 बहुत बड़ा हो जाएगा कंपाउंड, और OH यहाँ पे छोटा सा है, तो इसीलिए जब आप वाटर में घोलोगे तो ये बड़ा पोर्शन तो घुल ही नहीं रहा है, तो इसीलिए कैसा होगा? पार्शियली सॉलेबल। पहला समझ में आया सबको? 2.25 बताओ, यस नो नो सर। है? यस नो? आवाज नहीं आई आपकी ढंग से। सर आ गया। ओके, अब देखो सेकंड है टॉल्विन। टॉल्विन क्या होता है? टॉल्विन आपने 11th में पढ़ा होगा, ये बेंजीन रिंग बन जाती है, इसके ऊपर CH3, यानी इसे लिखते हैं C7H8, ये होता है आपका टॉल्विन। ठीक है, अब देखो इसमें C और H ही हैं पूरे के पूरे, इसका मतलब ये कैसा है? नॉन पोलर है। तो जो नॉन पोलर होगा उसके वाटर के साथ कोई भी चांसेस नहीं होते, ध्यान रखना। वाटर नॉन पोलर को हेट करता है, पसंद नहीं करता है। क्यों? ये पानी में घुलेगा नहीं। क्यों नहीं घुलता ऑर्गेनिक कंपाउंड? क्योंकि इसका नेचर होता है पोलर, इसका नेचर होता है नॉन पोलर। ठीक है, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, तो ये है इनसॉलेबल। तो टॉल्विन के साथ क्या हो जाएगा आंसर? सर इसका नॉन पोलर कैसे हुआ नेचर? नॉन पोलर C7H8। क्योंकि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होते हैं सिर्फ वो क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता। नॉन पोलर का मतलब होता है चार्ज डेवलप नहीं होना। अब कार्बन हाइड्रोजन होता है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो कहीं भी चार्ज डेवलप नहीं होता है, ना यहाँ पे प्लस होगा ना यहाँ पे माइनस होगा। तो जब चार्ज डेवलप नहीं होता तो उसे क्या कहेंगे हम? नॉन पोलर। और जब चार्ज डेवलप हो जाता है तो उसे कहते हैं पोलर नेचर। किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से पोलैरिटी चेंज होती है। उसको मेजर करने के लिए आपने पढ़ा होगा डाइपोल मोमेंट, ठीक है, 11th में। तो डाइपोल मोमेंट से हम पोलैरिटी को चेक करते हैं कौन ज्यादा है कौन कम है। अब इसमें थर्ड पॉइंट आता है, देखो फॉर्मिक एसिड। थर्ड पॉइंट इज फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। तो इसका ऐसे बनाओगे स्ट्रक्चर तो ये बनता है डबल बॉन्ड OOH, इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, देखो, तो ऑक्सीजन ज्यादा होने के साथ क्या होता है? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये ज्यादा बना सकता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बना रहा है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये पोलर नेचर इसका तब भी ज्यादा होता है। इसका पोलर नेचर है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे इसकी पोलैरिटी काफी होती है ऑक्सीजन की वजह से। देखो ऑक्सीजन होगा तो कार्बन में प्लस चार्ज होगा, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज होगा, यहाँ पे भी इसमें माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये वाटर के साथ लिंक हो सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लिंक होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ लिंक होगा। तो यहाँ पे ज्यादा क्या होता है? पोलर नेचर होता है, तो इसीलिए ये क्या होगा? हाईली सॉलेबल, हाईली सॉलेबल हो जाएगा, ध्यान रखना। तो जो फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड इज हाईली सॉलेबल विद वाटर, थर्ड वन। ठीक है, एसिड में से सबसे ज्यादा यही होता है, फॉर्मिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड में से। तो थर्ड वन समझ में आया? यस नो रिप्लाई करना। यस सर। ओके, रिपीट कर दो। इसमें ये तो फॉर्मिक एसिड होता है, आपको अभी बताया। फॉर्मिक एसिड के लिए क्या होता है? COOH है, यहाँ पे H है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है C डबल बॉन्ड OOH। तो यहाँ पे क्या होगा? इसमें कार्बन में प्लस चार्ज, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज, यहाँ पे भी माइनस चार्ज प्लस चार्ज। तो जो भी चार्ज डेवलप होगा वो वाटर के साथ क्या होगा? कंबाइंड होगा। जैसे हाइड्रोजन वाटर का यहाँ पे H लग जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे ऑक्सीजन वाटर का क्या लग जाएगा? ऑक्सीजन लग जाएगा।
तो इस तरीके से ये क्या होंगे, ज्यादा पोलर नेचर शो करेंगे, इसकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वाटर में ज्यादा डिजोल्व होंगे, क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो इसकी सॉलिबिलिटी यानी बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल होगा, यानी बहुत ज्यादा घुलेगा। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब आया समझ में ऋषभ? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार फिर सोचो, अगर नहीं आता है तो उसे फिर मुझे बाद में जब परसों डाउट सेशन होगा तो उसमें फिर उसे दोबारा पूछो। पहले एक बार फिर सोचो, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2CH2OH। अब देखो है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ये छोटा है और इसमें 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं। तो जितने OH ग्रुप ज्यादा होंगे उतनी क्या होगी, पोलैरिटी ज्यादा होगी। तो ये छोटे ग्रुप होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बनती है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट जैसे मैंने अभी इसके केस में बताया था आपको, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये भी हाईली सॉलेबल हो जाएगा। तो इथाइलिन ग्लाइकोल इज हाईली सॉलेबल विद वाटर। ठीक है, इथाइलिन क्यों होता है, क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है विद वाटर के साथ। ये पोलर नेचर ऑक्सीजन की वजह से आता है। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि हाइड्रोजन होता है जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन के साथ, फिर ऑक्सीजन के साथ, फिर नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की वजह से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। एक में कम होता है, 2 में ज्यादा हो जाता है, तो ये हाईली सॉल्युबल में से काउंट करते हैं। तो आया समझ में ये? रिप्लाई यस सर। यस सर। ओके। अब देखो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एक ऐसी चीज होती है, ये जो किसी को बेहोश करने के लिए दी जाती है। जनरली जो आपके हॉस्पिटल वगैरह है वहाँ पे रखा जाता है, अगर किसी पार्ट में इंजेक्शन लगाना है, कुछ वो ऑपरेशन वगैरह करना होता है, तो बेहोश करने के लिए हम इसे यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म को। इसे सूंघते ही आदमी बेहोश हो जाता है। पिक्चरों में भी देखा होगा आपने कि कोई रुमाल लेता है, रुमाल में क्लोरोफॉर्म को जो आपको जो केमिकल यूज करता है वो उसका नाम है क्लोरोफॉर्म, और फिर वो किसी के मुंह में लगाता है, आपने देखा होगा, तो बेहोश हो जाता है। तो वो कंपाउंड कौन सा है, क्लोरोफॉर्म है, CHCl3। ठीक है, तो CHCl3 क्या है, ये तो CCl है, तो इसमें लगभग लगभग सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो ये लगभग कैसा होता है, नॉन पोलर नेचर का होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया नॉन पोलर नेचर क्यों है, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, Cl इनकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग सेम होती है। तो ये नॉन पोलर है, यानी इसमें कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इनसॉल्युबल, दिस इज इनसॉल्युबल विद वाटर, क्योंकि नॉन पोलर पोलर में घुलेगा ही नहीं। तो समझ में आया क्लोरोफॉर्म का कॉन्सेप्ट? इट इज क्लियर? आपको सिर्फ ये Yes, फाइंड आउट sir. करना है कि कौन सा पोलर नेचर है, कौन सा नॉन पोलर है। अब देखो ये है पेंटेनॉल, 5 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, ऑल का मतलब OH ग्रुप है। तो ये देखो बड़ा ग्रुप है और ये छोटा सा है, यहाँ पे ही वाटर कंबाइन करेगा, क्योंकि इनसे वाटर का कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाएगा लेकिन कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो इसी की वजह से ये क्या होता है, पार्शियली सॉल्युबल। एक OH है ना, और ये बड़ा ग्रुप है, फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया। देखो ये बड़ा पार्ट है और ये छोटा पार्ट है, तो वाटर तो इसके साथ कंबाइंड होगा, तो ये हल्का ही तो घुलेगा। ठीक है, तो इसीलिए एक OH ग्रुप होता है, और ये जो दूसरा पार्ट है क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है, ये बड़ा ग्रुप है। तो इसकी वजह से इसकी पोलैरिटी के सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो दिस वन इज पार्शियली सॉल्युबल। क्लियर है? यस सर। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है, मैंने आपको अभी जो एक इस PDF वो भेजी है, उसमें भी मैंने क्वेश्चन वैसे कराए हुए हैं। चलो अभी मैं वैसे बता देता हूँ, जितने बचेंगे मैं आपको वीडियो के थ्रू भेजता हूँ, आप उसे देखो, फिर आप मुझसे पूछो कहाँ पे आपको नहीं आया। पूरी बुक में से देखो, जो आपको टॉपिक या कोई भी चीज़ नहीं आई फिर उससे मुझे पूछना है। तो अभी हम पढ़ते करते हैं 2.3, इसमें टोटल 41 तक है क्वेश्चन। अब देखो, सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए बस। देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या हुआ, कि आपको ये पता करना है कि ये पोलर, ये सब 11 का चैप्टर आ रहा है। ये 11th में स्टेट ऑफ मैटर में आपने पढ़ा होगा, वैन डर वाल फोर्स और डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, आयन डायपोल इंट्रैक्शन, ये सब 11th में बताते हैं। ये गलती से इन्होंने ये क्वेश्चन यहाँ दे दिया क्योंकि ये मैच करता है उससे,
लेकिन ये है क्वेश्चन 11 का, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। और वैन डर वाल में कौन सा होता है, डिस्पर्सिव फोर्स। और आपके पास आयन डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये आपने कहाँ पढ़ा होगा, क्लास 11th में। फिर भी एक बार आपको बता रहा हूँ, देखो फर्स्ट पे आपको देखो हेक्सेन, अभी मैंने कहा हेक्सेन कैसा होता है, नॉन पोलर। और ऑक्टेन भी कैसा होता है, नॉन पोलर। तो जो नॉन पोलर के बीच में फोर्स लगता है उसे कहते हैं लंदन फोर्स या डिस्पर्सिव फोर्स, लंदन या डिस्पर्सिव फोर्स। जो भी किसके बीच में लगेगा, नॉन पोलर। आपको पहचानना है पोलरिटी। अब हेक्सेन का मतलब क्या हुआ, C7H16। जो C और H, ऑक्टेन का मतलब C18 8H18। तो जो भी ये होंगे कंपाउंड जिसमें CH ही होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, और उसके बीच में लगता है लंदन फोर्स या डिस्पर्सिव फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया फर्स्ट। यस सर। ओके, अब सेकंड में देखो, सेकंड भी सेम है। आयोडीन, आयोडीन इज अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब जिसमें कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, तो ये भी नॉन पोलर होता है मॉलिक्यूल। और CCl4 भी मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में भी कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है CCl4 में, तो ये भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर का फिर मैंने अभी बताया था आपको, दिस इज डिस्पर्सिव फोर्स, डिस्पर्सिव फोर्स। ठीक है, लंदन। हाँ। अब थर्ड पॉइंट आता है इसमें, थर्ड पॉइंट है कि आपने क्या किया, थर्ड वन इज NaClO4। जैसे आप देखा होगा आपने, कोई भी आयनिक कंपाउंड को आप पानी में डालते हो तो ये अपने आयंस में टूट जाता है, ठीक है। तो ये तो बन गया आपका आयंस, और ये बन जाता है आपका, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होता है उसमें अगर चार्ज आता है उसे कहते हैं हम डाइपोल। तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, अगर ये वाटर के साथ, वाटर के साथ आपने मिक्स किया है तो वाटर जो होता है वो डाइपोल नेचर शो करता है। वरने वाटर कैसे करेगा, देखो H2O को मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। H ये हो गया, O ये हो गया, H ये हो गया। तो इसमें कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज। जैसे आयंस यानी Na प्लस इसके पास आएगा, तो Na प्लस तो क्या है, केवल आयन है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाटर है ये डाइपोल कर रहा है। डाइपोल मैंने क्यों कहा होगा, डाई का मतलब होता है टू एंड पोल मीन्स होता है चार्ज, यानी जहाँ पे दो चार्ज जनरेट होते हैं, एक प्लस वाला चार्ज जनरेट होता है और एक माइनस चार्ज जनरेट हो रहा है एक कंपाउंड में, तो उसके लिए वर्ड आता है डाइपोल। ठीक है, तो ये डाइपोल इंट्रैक्शन हो गया, क्योंकि आयंस ये है, डाइपोल ये है, तो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। अगर आपने कहा चलो इसके बाद बता दो, तो इसकी बात भी बता देते हैं आपको। देखो इसको मैं हटा देता हूँ पहले, ClO4 माइनस। अब ये माइनस चार्ज है तो माइनस को कौन अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाला, तो ये प्लस ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास आयंस, और ये क्या आपके पास डाइपोल, क्योंकि दो पोल हैं, तो इस फोर्स को हम कहते हैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, चाहे आप Na के साथ करा लो, चाहे आप इसके साथ करा लो, ClO4 माइनस के साथ। क्लियर हुआ अब, इज इट क्लियर। यस सर। अब देखो नेक्स्ट वन आता है मेथेनॉल एंड एसीटोन। मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक है। और एसीटोन ये है आपका, एसीटोन, एसीटोन होता है CH3C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, अब मेथेनॉल में मैंने अभी बताया आपको, इसमें कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस, इसमें प्लस। यहाँ पे कार्बन में कौन सा चार्ज होगा, प्लस, ऑक्सीजन में माइनस। तो ये भी डाइपोल हो रहा है क्योंकि इसमें भी दो